हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉन्सेप्ट गुरु, वेयर आई एम योर गुरु इंडीड। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है ह्यूमन हार्ट। तो आज दिल की सारी जानकारियां आपको दे दूंगा, क्या है दिल के अंदर A to Z सब कुछ बताऊंगा। और अगर आप स्टूडेंट नहीं, आप पेरेंट हैं, आप एक लर्नर हैं जो ये जानना चाहते हैं कि ह्यूमन हार्ट, हमारा खुद का हार्ट कैसे वर्किंग करता है, बहुत ज्यादा मैं डिटेल में समझाऊंगा, पर बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, एक भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं। लेमैन को भी आज का लेक्चर समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका ह्यूमन हार्ट कैसे, हमारा ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है, तो यू आर एट द राइट प्लेस। और सब टेक्निकल पॉइंट्स को कवर करूंगा। 10th वाले बच्चों तैयार हो जाओ, एक भी टेक्निकल पॉइंट मिस नहीं करेंगे। उल्टा जो एनसीईआरटी की बुक चूक कर जाती है पर जरूरी होता है, वो भी साथ में बताता चलूंगा। तो आज का लेक्चर अगर आप अटेंड कर रहे हैं और आपने प्रीवियस लेक्चर्स हमारे नहीं देखे हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूं दैट वी आर डूइंग लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर ऑफ बायोलॉजी क्लास 10th स्टैंडर्ड। और ये चैप्टर एक्चुअली बहुत बड़ा है। मैंने एंटिसिपेट किया था कि मैं इसे 2 से 3 लेक्चर में निपटा लूंगा, पर अब जाके मुझे समझ में आ रहा है कि अगर हम जस्टिस करने लग गए समझाने से, हम ये देखने लग गए कि कुछ भी छूटे ना और हम फॉर्मेलिटी से बच गए, तो ये चैप्टर आपको कम से कम 4 से 5 लेक्चर में लेके आराम से चला जाता है। और आज भी ऐसा ही होने वाला है। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि ह्यूमन हार्ट आप आज यहां से समझ के जाने वाले हो, और जो आज आप समझ जाओगे तो उसके बाद कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि सारा ह्यूमन हार्ट लॉजिकली कनेक्ट करके आपको मैं सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रट्टाबाजी, सर मैंने ह्यूमन हार्ट अभी मेरा रह गया, एग्जाम आ गया है, मैंने तो ह्यूमन हार्ट याद नहीं किया। याद करना ही नहीं है प्रभु, याद नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, समझना है, और अपनी इंग्लिश पे इतना भरोसा करना है कि टेक्निकल टर्म्स के साथ मिलके जब हम लिखने बैठेंगे तो वी विल मेक राइट सेंटेंसेस, एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो लेट्स स्टार्ट। चलो जल्दी से मैं बता देता हूं कि ह्यूमन हार्ट में किस तरीके से फंक्शनिंग होने वाली है। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप देख रहे हैं वीडियो, तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत मेहनत लगती है। देखो लास्ट टाइम मैंने कब प्रॉमिस किया था और कब मैं आज वीडियो लेके आ रहा हूं, तो बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में, और ये बात का ध्यान रखने में कि हम पूरी तरह से जस्टिस कर रहे हैं। जो हमारे भरोसे बैठा हुआ है वो कभी भी उसका ट्रस्ट हमसे कम ना हो, तो इसके लिए मेहनत लगती है। इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक द वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर। और साथ में एक अपील ये भी करना चाहता हूं कि शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि विद्या हमेशा एक ऐसा धन है जो बांटने से ही बढ़ता है। तो चलो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मिनट, लेट अस स्टार्ट विद द ह्यूमन हार्ट। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन हार्ट के बारे में हम पढ़ें तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। सर चैम्बर का मतलब क्या? जैसे हमारे घर में रूम्स होते हैं ना, 3 BHK है, 2 BHK है, वैसे ही चैम्बर्स होते हैं हार्ट के अंदर। इनको हम एट्रियम, वेंट्रिकल के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। सर ये एट्रियम वेंट्रिकल का है, जो ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं उनको हम एट्रियम बोलते हैं, और जो नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं उनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो देखिए, पहली चीज एक है ना, बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है जब ह्यूमन हार्ट उसके सामने आता है। ठीक है, तो वो क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट होता है। मतलब क्रॉस सेक्शन का मतलब कैसा है? देखो ये राइट सेक्शन है। अब इसको हम अगर किसी हार्ट को अगर हम यूं कट कर देंगे तो अंदर का जो उसका पार्ट दिखेगा ना, ऐसे कट करने से, जैसे आप एप्पल कट करते हो तो एप्पल का कैसा सर्कुलर वो सीड वाला पार्ट दिखता है, राइट? वो क्रॉस सेक्शन कहलाता है। ऐसे ही अगर आप ह्यूमन हार्ट को भी कट कर देंगे ना, तो आपको क्या दिखेगा? क्रॉस सेक्शन दिखेगा। क्रॉस सेक्शन दिखेगा तभी तो उसके एट्रियम्स, वेंट्रिकल्स को पहचानोगे, तभी तो आप उसकी फंक्शनिंग को समझोगे। दैट इज वाई क्रॉस सेक्शन दिखाया जाता है। अब क्रॉस सेक्शन की एक खासियत है, क्रॉस सेक्शन की ये खासियत है कि क्रॉस सेक्शन ऐसा है, तो ऐसा हो गया मतलब कि जो आपका राइट है वो उसके लिए लेफ्ट है, क्योंकि वो ऐसा है ना, यूं है, इस तरीके से है। तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी का, जो हमारी बॉडी का राइट है वो उसके लिए लेफ्ट कहलाएगा, और जो हमारा लेफ्ट है वो उसके लिए राइट कहलाएगा। पहले तो यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना, नहीं तो वहां पे जाके बच्चा क्या करता है, उसको राइट साइड में दिखता है तो उसको राइट एट्रियम लिख देता है, इसको लेफ्ट एट्रियम लिख देता है, वो गलत हो जाएगा। तो जो आपका राइट है वो क्रॉस सेक्शन का लेफ्ट है, और जो आपका लेफ्ट है वो क्रॉस सेक्शन का राइट है।
इसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर वॉल्व्स होते हैं। वॉल्व्स का मतलब क्या होता है, ढक्कन जैसे होते हैं। तो जो कैप होता है ना, जैसे बॉटल का कैप होता है। तो अभी बेसिकली देखो, मैं जब भी पढ़ता हूं ना, तब हमेशा लॉजिकली चीजों को कनेक्ट करता हूं। मैं मन में ये सोचता हूं कि भाई ये जो कैप होते हैं ये किस काम में आते हैं। जैसे लॉक होता है हमारे घर में, तो कोई अंदर ना आ जाए, कोई अंदर से बाहर ना जा पाए। जब तक लॉक है तब तक ऐसा ही रहेगा। सिमिलरली अगर मैंने एक वाटर बॉटल ली, उसका कैप लगा दिया, तो जो पानी अंदर है वो अंदर रहेगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा, और जो बाहर है वो अंदर नहीं आ पाएगा। तो सिमिलरली यहां पे भी हार्ट में भी वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले कितने वॉल्व होते हैं, पहले तो यही जान लो आप। पहले 4 वॉल्व्स आर देयर, 4 चैम्बर्स आर देयर। तो रट्टा मारने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अभी 4 वॉल्व में कौन कौन से होते हैं, तो पहले 2 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो देखो, ये वाला कौन सा था, ये वाला था लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है वो कहलाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। सर ये कस्पिड क्या होता है, तो देखो ये है ना, ऐसे मून जो होता है ना, हाफ मून होता है, उसका शेप होता है इनका, तो इसलिए इनको कस्पिड बोला जाता है, राइट। तो एक है बाइकस्पिड वॉल्व, एक है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो पहले ये 2 वॉल्व के बारे में समझ लेते हैं जल्दी से कि ये 2 वॉल्व क्या करने वाले हैं। तो देखो, जैसे ही ब्लड आएगा, देखो हार्ट जो है ना वो ब्लड से रिलेटेड है पूरा। अगर आपको नहीं पता है तो इसके अंदर से ब्लड आता है, इसके अंदर से ब्लड जाता है, ये पंपिंग करता है। इट इज अ पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग किसको करेगा, ये पूरी बॉडी को करेगा। ब्लड पूरी बॉडी को पंप करेगा। सर ब्लड को पूरी बॉडी को पंप करने की क्या जरूरत होती है, क्योंकि ब्लड के अंदर ही वो न्यूट्रिशन है जिससे एनर्जी रिलीज होने वाली है और हमारे ईच एंड एवरी बॉडी सेल को मिलने वाली है, जिसकी वजह से मैं लेक्चर ले पा रहा हूं, आप लेक्चर सुन पा रहे हो। ये इसके लिए एक एनर्जी चाहिए। आप चल रहे हो, एक सिंपल सा ग्लास उठा के पानी पी रहे हो ना, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी 24/7 हमें मिल रही है जब से हम पैदा हो गए। तो कहां से मिल रही है, यही ट्रांसपोर्टेशन से मिल रही है, ब्लड के पंप होने से मिल रही है। और इस पंप को कौन कर रहा है, हार्ट पंपिंग कर रहा है। अब जब हार्ट पंप करेगा तो पहले जो है ब्लड एट्रियम में होगा, फिर वो कहां पे जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। तो जैसे ऊपर से कोई भी चीज नीचे आती है ना, और फिर नीचे से वो वापस ऊपर ना जाए, इसके लिए ये वॉल्व है। वॉल्व क्या करने वाला है, रिवर्स फ्लो को, बैक फ्लो को रोक देने वाला है, ठीक है ना। तो एक बार ऊपर से नीचे तो आ गया, मतलब एट्रियम से ब्लड कम्स टू द वेंट्रिकल, बट इट शुड नॉट बैक फ्लो और रिवर्स फ्लो। दैट इज बाय देयर इज अ वॉल्व। वॉल्व क्या है कि जैसे ही पहले प्रेशर, अभी चलो मैं आपको पहले मैकेनिज्म समझाता हूं। पहले एक लॉजिकल मैकेनिज्म है। सर आप वो सीक्वेंस से बताओ ना, पहले कहां पे आएगा क्या आएगा, मैं वो भी बताऊंगा, पर पहले आप है ना इसके एक जनरल सीक्वेंस को समझ लो। अगर ये समझ लोगे तो वो सब तो आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या होने वाला है, एट्रियम में ब्लड भरने वाला है, भले वो लेफ्ट एट्रियम हो या राइट एट्रियम हो, कोई भी एट्रियम होने दो। जो ऊपर का पार्ट है, जो ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं, उनको एट्रियम बोलते हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लेना अगर नहीं पता हो तो एट्रियम में ब्लड भरेगा। अब ये क्या है, एक रूम है, ठीक है ना, एक रूम जैसा है जिसको हम क्या बोलते हैं, चैम्बर बोलते हैं। तो इस चैम्बर में ब्लड भरेगा। और ये कैसा है, हार्ट जो है ना वो मस्कुलर ऑर्गन है, बहुत जबरदस्त एकदम शक्तिशाली मसल्स है। तो मसल्स की आपको पता है कि उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि मसल क्या करता है, स्ट्रेच करता है, ठीक है। वो एक्सपेंड भी होता है और वो कंप्रेस भी होता है। ये मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे देखो, ये देखो, ये नॉर्मल, ये मैंने किया, ये क्या हो गया, ये एकदम से स्ट्रेच मतलब कंप्रेस हो गया। अब ये क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, ठीक है। तो मसल की एक कैरेक्टरिस्टिक है। मसल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सर बॉडी दिखा रहे हो आप, तो बॉडी नहीं दिखा रहा हूं मैं, ये बता रहा हूं कि मसल की एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी होती है और वो एक्सपेंड भी होती है, ठीक है। तो अभी एट्रियम में ब्लड भर रहा है, और एट्रियम में जो ब्लड भर रहा है वो धीरे धीरे एट्रियम क्या हो रहा है, ब्लड के भरने से, जैसे बलून के अंदर पानी, होली में खेलते हैं ना, तो पानी डालते हैं तो बलून धीरे धीरे स्वेलो होता जाता है ऐसे। तो एट्रियम के अंदर भी ब्लड एकदम तेजी से आ रहा है, भले ही वो कोई भी एट्रियम होने दो, पहले लॉजिकल सीक्वेंस समझ लेते हैं। और वो एट्रियम भरता जा रहा है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी तक भरता जा रहा है। अब ये वॉल्व है, इसमें ये लगा हुआ है, ऐसा ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है, और ये भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। अब एक समय ऐसा आएगा ना जब इस वॉल्व के ऊपर प्रेशर पड़ेगा एकदम तेजी से, और वो प्रेशर के कारण वॉल्व ओपन हो जाएगा। और जैसे ही वॉल्व ओपन होगा, सारा जो ब्लड था वो धीरे धीरे क्या, बड़ी तेजी से वो किस में जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा।
भले ही वो लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों में सेम प्रोसेस होने वाली है। ब्लड अलग अलग होगा, एक ऑक्सीजनेटेड होगा, एक डीऑक्सीजनेटेड होगा, पर प्रोसेस सेम रहेगी, ये मैं बता रहा हूं अभी तक की। आगे प्रोसेस भी डिफरेंट होने वाली है, पर फिलहाल सेम रहेगा, ऐसा ही रहेगा। तो जैसे ही उसके ऊपर जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा ना, तो देखो ऐसी आवाज आती है, पता है कैसी आवाज आती है? लब डब लब डब। ये हमारे हार्ट की आवाज है। आप एक बार गूगल कर लेना कि हमारे हार्ट का साउंड कैसा रहता है। तो LUB लब, DUB डब। तो एक बार वो वॉल्व ओपन हो रहा है, एक बार वो वॉल्व क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हमारा डोर होता है, वो ओपन होता है, क्लोज होता है। तो ओपन करते हैं तब ऐसे स्टॉपर को दबा के खींचते हैं तो आवाज आती है, जब क्लोज करते हैं तो लॉक जैसे होता है तो फिर से आवाज आती है। बस ऐसे ही वॉल्व से भी आवाज आ रही है। तो एट्रियम से ब्लड बह के आ जाएगा, किसमें? वेंट्रिकल में आ जाएगा। और जैसे ही वो प्रेशर पड़ेगा, वॉल्व खुलेगा, तो पहला साउंड जनरेट होगा और उसके साथ ही ब्लड सीधा नीचे आ जाएगा। जैसे ही एट्रियम का सारा ब्लड नीचे वेंट्रिकल में आएगा, वॉल्व फिर से बंद हो जाएगा, ताकि वो बैक फ्लो ना कर जाए, मतलब वापस वेंट्रिकल से एट्रियम में ना पहुंच जाए। तो ये सीक्वेंस है। इसके बाद पता है क्या होगा दोनों ही केसेस में, मतलब वेंट्रिकल में अब क्या होने वाला है वो बता देता हूं आपको। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है वेंट्रिकल से अब ये एक आर्टरी में जाएगा, दूसरा जो है वो आर्टरी का नाम क्या है? आयोटा। आयोटा आपको पता है ना। तो आयोटा क्या होती है? बिगेस्ट आर्टरी होती है। तो एक जाएगा आयोटा में और दूसरा जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा, मतलब अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि वेंट्रिकल से फिर ये अपने अपने रास्ते चला जाएगा। एक रास्ता होगा बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक जाने का और एक रास्ता होगा लंग्स तक जाने का। अब कहां से वो बॉडी के ऑर्गन्स तक जाएगा, कहां से लंग्स तक जाएगा, चलो अब मैं वो समझा रहा हूं। अब आपको मैं एक्चुअल सीक्वेंस बता रहा हूं कि पहले ब्लड कैसे आएगा, फिर वो कहां जाएगा, क्या होगा। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मैंने अभी तक आपको एक बेसिक डिटेल समझा दी है, जिसमें कैसे एक प्रोसेस हो रही है वो मैंने आपको बता दिया। तो लॉजिकल सीक्वेंस हम समझ गए। लॉजिकल सीक्वेंस क्या है कि एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से वो या तो लंग्स में जाएगा या फिर कहां जाएगा? बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा। तो अब ये सीक्वेंस को जो हमने लॉजिकली कनेक्ट कर लिया है, इसको मैं टेक्निकली आपको समझा देता हूं ताकि आपका कुछ ना छूटे, ठीक है। तो टेक्निकली इसमें क्या होने वाला है, चलो हम चालू कर देते हैं राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम में सबसे पहले कौन सा ब्लड आता है, ध्यान से नोट डाउन करते जाना। तो राइट एट्रियम में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, बट क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो ऐसे ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सबसे पहले एंट्री होगी किसमें? राइट एट्रियम में एंट्री होगी। राइट एट्रियम में वो भरता जाएगा, ठीक है। भरने के बाद ये मसल है तो ये ऐसे स्वेलो होती जाएगी। उसके बाद जब एक लिमिट तक वो हो गई ना, फिर वो वॉल्व है, वॉल्व पे प्रेशर पड़ेगा और वो वेंट्रिकल में आएगा। सर ये वॉल्व कौन सा है? तो ध्यान से नोट डाउन कर लो, इट इज द वॉल्व बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा और सारा ब्लड जो है वो एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ये पूरा पहुंच जाएगा तो वॉल्व फिर से बंद हो जाएगा। तो पहला एक्शन हो गया भैया, वॉल्व बंद हो गया, सारा ब्लड जो एट्रियम में था वो वेंट्रिकल में आ गया। अब वेंट्रिकल से इसके चलने की कहानी शुरू होगी। वेंट्रिकल से इसको पता है कहां जाना है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसको लंग्स तक जाना है, याद रखना। तो ये लंग्स में, सर लंग्स में क्यों जाना चाहता है? तो देखो, या तो आपने प्रीवियस लेक्चर मेरे अटेंड किए तो उसमें एल्वियोलाई का मैंने फंक्शन बताया आपको। एल्वियोलाई क्या कर रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है। तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना है बॉडी के और ऑक्सीजन को अंदर आना है। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कहां पे जाने की तैयारी है? लंग्स में जाने की तैयारी है इसकी। और इसको लंग्स तक लेके जाने का काम करेगी पल्मोनरी आर्टरी। कौन करेगा? पल्मोनरी आर्टरी करेगी। और अब एक नया वॉल्व आने वाले, मैंने बताया था ना टोटल 4 वॉल्व हैं, जिसमें से 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। पर इसके बाद 2 अभी बचे हुए, तो मैं आपको वो बताने वाला हूं कि अब एक नए वॉल्व को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं मैं, और वो वॉल्व कहलाएगा पल्मोनरी वॉल्व। क्या कहलाएगा? पल्मोनरी वॉल्व कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में आता है। राइट वेंट्रिकल से आप देखो, डायग्राम में देख लो, ध्यान से देखो पहले इस डायग्राम में कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकली हुई है। तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वॉल्व आता है, इसको पल्मोनरी वॉल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वॉल्व।
तो पल्मोनरी वॉल्व जो है, जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर लगेगा तो वेंट्रिकल के प्रेशर से पल्मोनरी वॉल्व ओपन हो जाएगा और ब्लड जो है वो सीधा पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी से ये कहां जाने वाला है, लंग्स तक जाने वाला है। और लंग्स में क्या होने वाला है, लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाला है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब गैसेस जो है एक्सचेंज, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। अभी अंदर में कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि हमारी बॉडी में आ जाएगी ऑक्सीजन, बॉडी में तो आएगी पर बॉडी में भी कहां आएगी, ब्लड के अंदर आएगी, याद रखना। और वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस साइड पे होगा, लंग्स पे होगा। लंग्स में क्या है, एल्वियोलाइज है। तो ये ब्लड पहुंचेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये लंग्स तक पहुंचेगा। लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। जो हमने सांस ली थी तो वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, आपको पता है मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मेन प्रोडक्ट क्या था, एनर्जी, पर बाय प्रोडक्ट क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे ब्लड में है अभी फिलहाल, और इस कारण से इसको बाहर जाने के लिए एक्सचेंज होना पड़ेगा एल्वियोलाई पे। तो बस हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा, लंग्स तक पहुंचा, लंग्स में एल्वियोलाई थे, एल्वियोलाई ने एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो गई, मतलब बाहर आ गई बॉडी के, और ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व हो गई। तो अभी कुछ सेकंड पहले तक जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था अब वो बन गया ऑक्सीजनेटेड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और आपको तो पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी की पूरी बॉडी को है, ईच एंड एवरी सेल को है, टिप से लेके टो तक, हर जगह पे ये रिक्वायरमेंट है। पर क्या हमारी बॉडी खुद सक्षम है कि ये सारे के सारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेंड कर दे? नहीं है। इसके लिए ही पंपिंग ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है, पंप करेगा। जैसे आपने वो गार्डन वगैरह में देखे ना स्प्रिंकलर सिस्टम, तो पानी को दूर दूर तक सेंटर में लगा दो, पूरा गार्डन कवर कर देते हैं वो, तो पंपिंग कर रहे हैं। तो सिमिलरली हार्ट इज ऑल्सो गोइंग टू पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ईच एंड एवरी सेल, टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बस अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कहानी शुरू होने वाली है। ये पहुंचेगा सबसे पहले कहां पे, ये पहुंचेगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जब ये पहुंचेगा तो वहां पे भरना चालू हो जाएगा, ब्लड भरना चालू हो जाएगा, देखो आप। और ब्लड भरने के बाद फिर से, मतलब कि जैसे ही एट्रियम में बहुत तेजी से ब्लड आता है, भैया इसको बहुत तेजी से ब्लड आता है, हाई प्रेशर होता है, तो जैसे ही वो मसल एकदम स्ट्रेच हो जाएगी ना, मतलब अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक भर जाएगी, तो यहां पे ये वॉल्व ओपन हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, और सारा ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में पहुंच जाएगा। लास्ट ड्रॉप जैसे ही राइट एट्रियम में पहुंचे, लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, लास्ट ब्लड जैसे ही लास्ट ब्लड की ड्रॉप जैसे ही लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगी, वैसे ही वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएगा टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रिवर्स बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करेगा, इस वॉल्व बंद हो जाएगा, बाइकस्पिड वॉल्व। नाउ सारा ब्लड अगेन वेंट्रिकल में आ गया। इस बार ये ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बहुत लंबा सफर तय करना है, पता है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो सिर्फ लंग्स तक जाना था, तो वहां पे प्रेशर की रिक्वायरमेंट क्या है, कम है। लॉजिकल है भैया, ध्यान से सुनना, एक बहुत जबरदस्त पॉइंट बताने वाला हूं मैं। पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है ना, इसको पंप होना है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इसको पंप होना है पूरे की पूरी बॉडी में। इस कारण से यहां पे जो प्रेशर है वो बहुत हाई है। इस प्रेशर को बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोला जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर। तो तेजी से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आता है, और अब वेंट्रिकल से पंपिंग होनी है पूरी बॉडी में। तो ये पहले वेंट्रिकल से जाएगा आयोटा में। आयोटा देखो, आप देखते जाओ, ये रही आयोटा, मतलब सबसे बड़ी आर्टरी है बॉडी की।
अब आयोटा में जाना है, तेजी से जाना है, आयोटा से वापस ब्लड बह के ना आ जाए वेंट्रिकल में, इसलिए वॉल्व तो चाहिए, लॉजिकल से है। वहां पे कौन सा वॉल्व यूज किया था हमने राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में? उसका नाम था पल्म्यूनरी वॉल्व। पल्म्यूनरी वॉल्व क्यों नाम था? क्योंकि पल्म्यूनरी आर्टरी उसको लेके जा रही थी, पल्म्यूनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही थी, इसलिए उसका नाम था पल्म्यूनरी। सब कुछ है ना सीक्वेंशियली याद रखना है, कुछ रट्टा लगाना नहीं है, आपको डिपेंडेंसी रखनी ही नहीं है, ये क्या था वो क्या था, लॉजिकली सोचो सब मिल जाएगा। और कॉन्सेप्ट गुरु में मैं यही सिखा रहा हूं ना कि लर्न ईच एंड एवरीथिंग लॉजिकली, कनेक्ट द डॉट्स, राइट। एक बार आपने डॉट्स को कनेक्ट कर लिया ना, इतनी शांति से नींद आएगी, क्योंकि याद रखने का टेंशन ही नहीं रहेगा। सर मैंने रात को पढ़ा था, दिन में मैं भूल गया, सर एक बार रिवाइज कर लेता हूं। क्यों करना है रिवाइज? आप सीक्वेंस समझ लो, ठीक है ना। आप रोज खाना खाते हो तो क्या आप रिवीजन करते हो क्या कि यार मैंने लास्ट टाइम इस तरीके से खाना खाया था, तो अभी भी खाना खाने का सीक्वेंस देख लेता हूं कैसा होता है? नहीं करते, नेचुरली पता है, इंटरेस्ट है भाई खाने में, तो सर आई एम अ फूडी पर्सन, तो इंटरेस्ट है ना। तो ऐसे ही इसको भी लॉजिकली कनेक्ट कर लो। अगर आप ऐसा कर लोगे, कुछ याद रखना नहीं पड़ेगा। एक बार मेरी टिप फॉलो कर लेना, द कॉन्सेप्ट ग्रुप पे आपको जो टिप मिल रही है ना, कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस से, मैं A to Z आपको शेयर करता हूं मेरा एक्सपीरियंस। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं कि कहां पे ब्लड आ गया था हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया था। और लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको जर्नी तय करनी थी पूरी बॉडी की, पूरी बॉडी में पंप होना था ऑक्सीजन को, तो इसीलिए ये आयोटा में जाएगा। और वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में जो वॉल्व आता है उसको हम बोलते हैं आयोटिक वॉल्व। क्या बोलते हैं? आयोटिक वॉल्व। तो ये आयोटा लेके जा रही है ना, ये ब्लड आयोटा से जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जा रहा है, तो बीच में जो वॉल्व आ रहा है वो क्या कहला रहा है? आयोटिक वॉल्व कहला रहा है। तो बस जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद ये आयोटा से पंप होगा अपर बॉडी में और डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, और फिर ये पहुंच जाएगा A to Z सारे सेल्स के पास में। सर वहां पे जाके क्या होने वाला है? वहां जाके केमिकल प्रोसेस होने वाली है, जिससे ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा ड्यू टू ऑक्सीजन। और आपको पता ही है रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन। तो जैसे ही सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्या क्या रिलीज होगा? सबसे प्राइमरी प्रोडक्ट एनर्जी मिलेगी। फिर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो एक सेकंड पहले तक जो ऑक्सीजन लेके आया था, जैसी रेस्पिरेशन होगा तो वही ब्लड क्या बन जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। The rate of dissolving carbon dioxide is much higher than the rate of dissolving oxygen in the blood. मतलब जल्दी से सट्टाक से कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। कहानी क्या वही होगी कि फिर से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचेगा? राइट एट्रियम में पहुंचेगा। राइट एट्रियम से फिर से वही जहां से कहानी शुरू करी थी, ये पूरी साइकिल रिपीट होती जाएगी। आई होप ये वाला आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। अगर मैंने फास्ट बोल दिया है, आपने समझने में थोड़ा सा आप रह गए हो, तो पॉज करके भैया वीडियो देख लेना, क्योंकि अच्छा इसमें भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, धीरे धीरे वो सब समझाऊंगा। पर पहले है ना, पता है हमेशा क्या होता है, आपको बेसिक फंक्शन सीख लेना चाहिए। मोटा मोटा ये इस तरीके से काम कर रहा है। जब आप पढ़ने का तरीका आपका ऐसा बना लोगे ना कि पहले मैं ओवरव्यू उसका ले लेता हूं, टेक्निकल डिटेल में आई विल गो लेटर व्हेन माय कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर, राइट। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, मोटा मोटा सब समझ में आ गया, अच्छा ये ऐसा हो रहा है, बस इसके बाद आने दो ना, सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है ना, हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो ये सारी चीजें उसके बाद हम धीरे धीरे सीख लेंगे। जल्दी क्या है, कितने वॉल्व्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सर सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्या होते हैं, हमें तो मैडम हमारी सेमी ल्यूनर वॉल्व्स बोल रही थी। तो देखो ल्यूनर का मतलब क्या होता है, मून होता है। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा मून होता है। जैसे महादेव के ऊपर आपने देखा होगा ना, ऐसा आधा क्रिसेंट मून होता है। तो जो वॉल्व्स सेमी ल्यूनर शेप के उनके फ्लैट्स होते हैं,
जो चंद्र के जैसे फ्लैप्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व्स बोलते हैं। तो सर जो आपने वॉल्व बताए हैं, 4 वॉल्व्स हमें बताए हैं, उसमें से सेमी ल्यूनर वाले वॉल्व्स हैं कौन से? यही क्वेश्चन आ रहा है ना मन में? चलो बता देता हूं, जल्दी से सुनो। तो राइट वेंट्रिकल में जो वॉल्व था, जो किससे कनेक्टेड था? पल्म्यूनरी आर्टरी से कनेक्टेड था। उसका नाम हमने क्या सीखा था? पल्म्यूनरी वॉल्व, क्योंकि वो पल्म्यूनरी आर्टरी से कनेक्टेड था। तो ये पहला सेमी ल्यूनर वॉल्व है। इसके पास 3 फ्लैप होते हैं जो चंद्र के शेप के होते हैं, ऐसे होते हैं, तो सेमी ल्यूनर कहलाता है। और दूसरा वॉल्व कौन सा है? जो इस तरफ है, लेफ्ट वेंट्रिकल में है, और वो किससे कनेक्टेड है? आयोर्टा से कनेक्टेड है, जिसको हम आयोर्टिक वॉल्व भी बोलते थे। तो वो भी एक सेमी ल्यूनर वॉल्व है। चलो और बताता चलूं आपको याद है यहां पे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आया था, तो वो वाला वॉल्व हमने बोला था बाइकस्पिड वॉल्व। द वॉल्व दैट वाज इन बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसमें लेफ्ट एट्रियम से ब्लड बह के लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया था, वो वाला वॉल्व था बाइकस्पिड वॉल्व। इसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए नोट डाउन करते जाओ, ऐसे टेक्निकल टर्म्स लिख के आ जाओगे ना, टीचर एकदम इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है जो रह गया है। तो माइंड इट, हमेशा जब नंबर लाने हैं तो आपको टेक्निकल वर्ड्स लिखने आने चाहिए। आपकी इंग्लिश कितनी मजबूत है वो ज्यादा मैटर नहीं करता, थोड़ा बहुत करता है पर ज्यादा नहीं करता। मैटर क्या करता है? वेदर यू आर इंक्लूडिंग टेक्निकल वर्ड्स in your explanation, that does matter। बहुत सारे बच्चे होते हैं, इंग्लिश अच्छी नहीं होती, नंबर आप देखो 99, 100 ऐसे नंबर भी आ जाते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? हमारे कॉन्सेप्ट्स और हमारे टेक्निकल वर्ड्स और टू द पॉइंट आंसर हमें नंबर दिलाता है इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। यस। तो अब मन में क्वेश्चन क्या उठ रहा है कि सर सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्या होते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले ब्लड हमने भेजा था राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल के बाद वो कहां गया था? वेंट्रिकल से वो गया था राइट वेंट्रिकल से पल्म्यूनरी आर्टरी में, और वहां पे जो वॉल्व आया था वो था पल्म्यूनरी वॉल्व। सो दिस इज द फर्स्ट सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी अर्धचंद्र की तरह है, ठीक है। सो दिस इज द सेमी ल्यूनर वॉल्व। और सेकंड सेमी ल्यूनर वॉल्व कहां पे आएगा? इस तरफ आएगा। ये कौन सा है? लेफ्ट है। अपना राइट है पर वैसे लेफ्ट है, क्रॉस सेक्शन है ना, बताया आपको मैंने। तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब वेंट्रिकल से पंप होने की तैयारी है पूरी बॉडी में, तो वेंट्रिकल से पंपिंग के लिए लेके कौन जाने वाला है? आयोर्टा रेल लेके जाने वाला है। इन बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोर्टा देयर वाज अ वॉल्व। याद करो क्या नाम था उसका? आयोर्टिक वॉल्व था। क्या नाम था? आयोर्टिक वॉल्व। और ये आयोर्टिक वॉल्व जो है ये भी एक सेमी ल्यूनर वॉल्व है। तो सेमी ल्यूनर वॉल्व 2 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पल्म्यूनरी वॉल्व, जो किससे जुड़ा होता है? राइट वेंट्रिकल एंड पल्म्यूनरी आर्टरी। इट इज इन बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्म्यूनरी आर्टरी, उसके बीच में ये वॉल्व होता है, इसलिए इसको पल्म्यूनरी वॉल्व बोलते हैं। और ये एक सेमी ल्यूनर वॉल्व है। और सिमिलरली आयोर्टा से जो लेफ्ट वेंट्रिकल, इन बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोर्टा देयर इज अ वॉल्व which is called as aortic valve because it is attached to the aorta, is also a semilunar valve। तो semilunar valve 2 हो गए, पल्म्यूनरी वॉल्व हो गया, आयोर्टिक वॉल्व हो गया। और 2 बचे हुए कौन से हो गए? एक बाइकस्पिड हो गया, एक ट्राइकस्पिड हो गया। बाइकस्पिड को मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, राइट? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप फ्रेंड्स you have understood the basic functioning of heart, and this is the reason that I came today just to explain you heart। आज मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज करने के मूड में नहीं हूं, ना मैं करता हूं कभी। तो मुझे बहुत क्लियर पता है कि कब कैसा टॉपिक पढ़ाना है और किस समय पढ़ाना है। तो पहले आप हार्ट को समझ लो, ठीक है?
हार्ट का बेसिक फंक्शन समझ लो, एकदम जैसे मैंने क्लैरिटी से समझाया ना, ऐसा हर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अब सर आप मर्जी कुछ भी सोते से उठा के पूछ लोगे ना कि व्हाट इज दिस, तो मैं बता दूंगा या बता दूंगी ये आंसर है इसका। तो हार्ट को समझ लिया। हार्ट के बाद मैं आपको क्या समझाऊंगा, देखो इसके बाद का जो रास्ता है वो क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर है बेसिकली, सिस्टोल है, डायस्टोल है। ये क्या होता है, ब्लड प्रेशर आपने सुना है ना अपने पेरेंट्स का या बड़े लोगों का जो है, कभी कभी ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, कुछ काम धाम नहीं करते तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और कभी कभी लो भी हो जाता है, लो तो और खतरनाक होता है। तो ये है क्या, ब्लड प्रेशर, ब्लड के अंदर प्रेशर है, ये तो बात पक्की है क्योंकि पंप है ना, पंपिंग हो रही है तो प्रेशर तो होगा। और देखो बॉडी पार्ट से भी ब्लड वापस कहां जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, तो पंपिंग के बिना या प्रेशर के बिना तो वो जाएगा नहीं। जैसे हमारी बिल्डिंग्स में पानी कैसे चढ़ता है, जो मोटर होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, मान लो अभी मैं खुद 10th फ्लोर में रहता हूं, ठीक है, तो इतनी ऊंचाई तक पानी फेंकने के लिए मोटर चाहिए, और वो मोटर के अंदर क्या होता है, प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर से पानी को ऊपर फेंकती है, नॉर्मल प्रेशर से तो आएगा नहीं। तो सिमिलरली ब्लड के अंदर भी प्रेशर है, भले ही वो हार्ट से जब पंप हो रहा है बॉडी पार्ट्स में जा रहा है तब, या फिर वो बॉडी पार्ट से वापस हार्ट की तरफ आ रहा है तब। तो क्या है सिस्टोल, क्या है डायस्टोल। इसके बाद सर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड में पूछते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो नेक्स्ट टाइम डबल सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से करवाने वाला हूं। तो अभी हम ट्रांसपोर्टेशन में ही है। फिर ब्लड के सर क्या क्या टाइप है सर, वो मुझे कुछ पता नहीं है, वो व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, लिम्फ विम्फ, पता नहीं क्या क्या था, सब कुछ करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। यहां एक कॉन्सेप्ट भी छूटेगा नहीं, बिकॉज दिस इज द कॉन्सेप्ट गुरु। हम कॉन्सेप्ट ही सिखाते हैं। हम कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद ही एंटीसिपेट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आंसर्स तो आप अपनी दम पे लिख के आ जाओगे, टेक्निकल वर्ड्स के साथ आंसर सही तरीके से लिख के आओगे, क्योंकि यहां पे मैं टेक्निकल वर्ड्स में फोकस करता हूं। मैंने क्या बोला, इंग्लिश डज मैटर बट टू अ वेरी स्मॉल परसेंट, नॉट मोर देन 1%. What matters is your understanding of the concepts and your awareness to write those technical words during the examination and write to the point answers. तो नेक्स्ट टाइम बहुत सारे मैंने टॉपिक आपको बता दिए, हो सका तो आगे भी बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को भी ले लेंगे। भैया प्लांट का तो ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है नहीं जैसा ह्यूमन बींग्स का है, तो उसमें तो मुझे नहीं समझ में आता है कि बहुत टाइम लगने वाला है। हाँ, उसमें एक बहुत भयंकर टॉपिक इज गोइंग टू कम नाउ। वो क्या है, एक्सक्रीशन, क्योंकि उसमें भी इतना जबरदस्त ह्यूमन मैकेनिज्म हो रहा है ना, किडनी के बारे में आ रहा है, नेफ्रॉन के बारे में आ रहा है, जो फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, और बहुत ही यूनिक काम है, बड़ा मजा आता है इसमें भी, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो हो सकेगा वी विल कंप्लीट द एक्सक्रीशन एज वेल। आई डोंट नो वेदर कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा, बट वी विल ट्राई टू कवर इट अप। बट ये बात की गारंटी है कि जो मर्जी हम कवर करेंगे वो पूरी इन डेप्थ कवर करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, एक पॉइंट भी छोड़ेंगे नहीं। और बोर्ड के समय एक क्वेश्चन रिवील करके रख दूंगा कि क्या क्या एग्जाम में आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड टू द कॉन्सेप्ट गुरु, बिकॉज आई एम योर गुरु इन नीड इंडीड. Take care of yourself. If you have not subscribed our channel till now and you are watching this video, kindly subscribe to our channel, like this video, comment to get your doubts cleared. बताओ, अगर डाउट नहीं है तो ये बताओ कि हाउ वाज टुडेज लेक्चर, कैसा लगा, वॉल्व के बारे में कैसा लगा, क्या ये सब वॉल्व दिए हुए हैं क्या, इतने क्लियर एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किए गए, लेट मी नो अबाउट इट एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, बिकॉज विद्या एक ऐसा धन है जो बांटने से हमेशा बढ़ता है. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. हैव अ लवली डे.